और सब कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गियर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो स्पर गियर की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, देखते रहना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो जो स्पर गियर की टर्मिनोलॉजी, जनरल गियर, मेरे जो गियर के जितने वीडियो वो सब देख लेना आप। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर बना रखे हैं। तो उसके लिए हमको टीथ बनाते हैं। ठीक है, मैं गियर के दो स्पर गियर के दो टीथ देता हूँ। देखो, ये भाई हमारा आपको पता है क्या कि अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, हम वैसे तो जनरल गियर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चाहे वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हो चाहे वो साइकिल ऑर्डर प्रोफाइल हो। ठीक है, कहाँ से अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस सर्किल से। बेस सर्किल से उसका प्रोफाइल स्टार्ट होता है इन्वॉल्यूट का। ठीक है, साइकिल ऑर्डर प्रोफाइल में क्या होता है कि उसमें पिच सर्किल से ऊपर हमारा फेस, पिच सर्किल से नीचे फ्लैंक, दोनों टाइप। उसमें जो पूरा जो टीथ होता है उसकी जो पूरी प्रोफाइल होती है बेस से लेके टिप तक। ठीक है, जो टॉप, बेस और बॉटम से लेके टॉप तक पूरा उसका प्रोफाइल एक साइक्लोइडल प्रोफाइल होता है। मतलब कि उसके अगर प्रोफाइल पे कहीं पर भी दो टीथ इंगेज करेंगे, मतलब दो साइक्लोइडल प्रोफाइल के टीथ उस प्रोफाइल पे कहीं भी इंगेज करेंगे तो वो गियर टर्मिनोलॉजी फॉलो करेंगे। पर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के केस में ऐसा नहीं है। अब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के केस में ऐसा क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसमें जो प्रोफाइल जनरेट होता है वो कहाँ से? बेस सर्किल से होता है। अब बेस सर्किल से नीचे भी तो भाई प्रोफाइल है, बेस सर्किल से नीचे भी तो टीथ है, वो उसका क्या होगा? तो वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के केस में नहीं आता, वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होता। अब आपको पता है कि जब दो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इंगेज करेंगे, मैच करेंगे, तो उसी के लिए केवल लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो होगा। जो बेस सर्किल से नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो होगा नहीं, तो भाई वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के केस में हम ये कोशिश, मतलब जब भी इंगेज होता है, दो टीथों का इंगेज होता है, तो ये कोशिश होती है कि जो नीचे वाला पोर्शन है बेस सर्किल से वहाँ पर इंगेजमेंट ना हो। क्योंकि वहाँ पर होगा तो वहाँ पर गियर लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो नहीं होगा, तो फॉलो नहीं होगा तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, कांस्टेंट जो चाहिए हमको वो नहीं मिलेगा। जो गियर की जो सारी हमको प्रॉपर्टी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जनरल बना रहा हूँ। ठीक है, जो गियर की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होगा एडेंडम सर्किल। क्या होगा? एडेंडम सर्किल, नहीं डिडेंडम सर्किल। एडेंडम सर्किल भी होता है, डिडेंडम सर्किल भी होता है। अब देखो मैं ये डिडेंडम सर्किल बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया। ठीक है, ये बन गया डिडेंडम सर्किल। डिडेंडम सर्किल बन गया। अब इसके बाद आता है हमारा पिच सर्किल। अब पिच सर्किल क्या होता है भाई? पिच सर्किल वो सर्किल है, इट इज एन इमेजिनरी सर्किल, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी सर्किल। अब उसके बाद आ गया हमारा कौन सा? एडेंडम सर्किल। ये हो गया एडेंडम सर्किल। भाई मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे तुमको भी ये ना ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हो गया हमारा डिडेंडम सर्किल, ये हो गया पिच सर्किल, ये हो गया ये डिडेंडम, पिच सर्किल, एडेंडम सर्किल। अब टीथ फॉर्म करें तो टीथ हमारा एस टाइप का बना, हम बना रहे हैं। देखो, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर ये मेरा टीथ का शेप प्रोफाइल बना दिया मैंने ये। ठीक है, जनरल मैंने ऐसे बनाया कि ऐसे होता है। ओके, और ये मैंने ले लिया, ये और ये बन गया एक शेप। तो ये बन गया, समझे? और ये इसका पीछे वाला पोर्शन भी बना रहे हैं हम। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन ये, ओके, ये बन गया और ये यहाँ पर अटैच हुआ। पीछे वाला पोर्शन भी बना रहे हैं। ठीक है, बन गया। अब एक और टूथ बना रहे हैं भाई, ये। ठीक है, ये बन गया और ये पोर्शन और ये। ठीक है, इसका पीछे वाला पोर्शन
बैक वाला भी तो होगा भाई, वो तो होता ही है सब में, ठीक है। और ये ठीक है, ये बन गया हमारा गियर का टूथ। बनाना आ गया होगा। ये क्या है हमारा पिच सर्किल, ये क्या, ये हमारा है पिच सर्किल। अब पिच सर्किल की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। पिच सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल वेयर प्योर रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू गियर आर इंगेज्ड या मैच्ड। समझ गए? पिच सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल in the gear where pure rolling motion is observed when the gears are in power transmission। मतलब कि जब एक गियर दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिट करेगा, मोशन ट्रांसमिट करेगा, तो जब वो मैच कर, वो कब करेगा? जब वो इंगेज होंगे। जब इंगेज होंगे तो वो पिच सर्किल के थ्रू इंगेज होते हैं। उनका जो टीथ होता है, उनके जो दोनों के पिच सर्किल होते हैं, उस पिच सर्किल पे रोलिंग, जो रोलिंग होता है वो मोशन ऑब्जर्व किया जाता है पिच सर्किल पे। समझ गए? इमेजिनरी सर्किल होता है। और यही पिच सर्किल से हम गियर का साइज डिफाइन करते हैं, जैसे कहते हैं पिच सर्किल डायामीटर। पिच सर्किल डायामीटर, इसका डायामीटर होगा कुछ, भाई ये सर्किल है तो इसका डायामीटर होगा, इसे कहते हैं पिच सर्किल डायामीटर। अब ये सर्किल है डिडेंडम सर्किल, ठीक है, नीचे वाला डिडेंडम सर्किल, डेंडम सर्किल। किस टाइप, कौन सर्किल? डिडेंडम सर्किल, डिडेंडम नाम से ही लिखा है, डिडेंडम, हाँ, डिडेंडम, हाँ, डिडेंडम सर्किल, या इसको हम रूट सर्किल भी कहते हैं, या रूट सर्किल भी कहते हैं, रूट सर्किल, ठीक है। अब बताइए इसके यहाँ पर ये नीचे हमारा जो जिससे हमारा बेस मतलब हमारा अटैच होता है, क्या जो सिलेंडर वाला पोर्शन है ना, ये वाला टीथ तो इसी के ऊपर बनता है ना, है नहीं? तो वो, तो इससे हमारा ये नीचे हो जाता है अटैच, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, ऐसे यहाँ पर अटैच हो गया, समझ आइए। तो ये हमारा रूट सर्किल हो गया। ये क्या हो गया? इसे रूट सर्किल भी कहते हैं या डिडेंडम सर्किल भी कहते हैं। तो डिडेंडम सर्किल इज द, जो बिल्कुल बॉटम पे होता है, समझ गए, डिडेंडम सर्किल। और ये हो गया हमारा, एक सर्किल और बनता है यहाँ पर, एक सर्किल और बनता है यहाँ पर, ये वाला, ये बन रहा है, देखो ये, ठीक है। ये होता है क्लियरेंस सर्किल, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस क्यों? क्योंकि ये डिडेंडम सर्किल से थोड़ा क्लियरेंस हमको दे रहा है, डिडेंडम सर्किल से इतना क्लियरेंस हमको मिल रहा है, समझ गए? तो ये क्लियरेंस क्यों चाहिए भाई हमको? क्लियरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये दो टीथ हैं एक गियर के, तो ये जो दूसरा ऊपर वाला टीथ होगा भाई, ऊपर से भी तो पोर्शन, जब दो टीथ इंगेज होंगे तो यहाँ पर जो टीथ इंगेज होगा उसका जो टॉप वाला बेस होगा वो भाई यहाँ होगा, इसका टॉप बेस वाला बेस उस, देखो दूसरे वाले गियर का टॉप बेस इसके बॉटम पे होगा और इसका जो टॉप बेस है उसके बॉटम पे होगा, इसका जो टॉप बेस है दूसरे वाले गियर के बॉटम पे होगा और जो दूसरा वाला गियर है उसका जो टॉप बेस है वो यहाँ पर होगा। इसके यहाँ पर ये गैप है, ये गैप समझ गए, ये गैप है, तो इस गैप में घुसेगा ना तभी तो पावर ट्रांसमिट होगी। तो वो जो टॉप बेस है उसका वो टच ना हो हमारे डिडेंडम सर्किल से, भाई टच हो जाएगा तो आपको पता है कि जर्क उत्पन्न होगा, वियर होगा, मतलब बॉटम से टच ना हो। तो बॉटम से टच ना होने के लिए हमने उसका इतना क्लियरेंस दे दिया, तो ये कौन सा सर्किल हो गया? फिर क्लियरेंस सर्किल, समझ गए? तो इसका मतलब जो डेप्थ, टूथ की डेप्थ, जिसे हम टूथ डेप्थ कहते हैं, ठीक है, टूथ डेप्थ, तो वो क्या होगी टूथ डेप्थ? ये वाली डिडेंडम, अब अडेंडम सर्किल से नीचे की जो टूथ, ये अब देखो ये अडेंडम सर्किल है, तो ये नीचे जो है ये वाला पोर्शन, ये होगी पूरी की पूरी टूथ डेप्थ,
समझ गए भाई? ये टूथ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है ना, अडेंडम सर्किल से लेके पूरा डिडेंडम सर्किल तक, तो ये क्या होगी? टूथ की डेप्थ हो गई, टूथ की डेप्थ हो गई, इसे हम क्या कहेंगे? टूथ डेप्थ। ठीक है। अब भाई मैंने क्या कहा कि जो दूसरे वाले गियर का टॉप है वो इस वाले गियर के बॉटम पे आके होगा, तो हमको इतना क्लियरेंस रखना है कि वो टच ना हो। तो भाई वो वर्क कितने डेप्थ तक वर्क कर रहा है वो वाला गियर? वो कर रहा है इतने डेप्थ तक। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो टूथ डेप्थ हो गया, अडेंडम सर्किल से लेके डिडेंडम सर्किल तक। और वर्क डेप्थ जिसे हम कहेंगे अडेंडम सर्किल से लेके क्लियरेंस सर्किल से, ये होगा वर्क, मतलब वर्किंग, जहां पर जितने एरिया में जितने डेप्थ तक वो वर्क कर रहा है टूथ, तो इसे कहेंगे वर्क डेप्थ। समझ गए? वर्किंग डेप्थ। ओके। अब भाई ये बात हो गई, टूथ डेप्थ हो गया, डिडेंडम सर्किल की बात हो गई, क्लियरेंस सर्किल, पिच सर्किल की बात हो गई, टूथ डेप्थ की बात हो गई, वर्किंग डेप्थ की बात हो गई। और पिच सर्किल डायमीटर मैंने बता दिया, पिच पॉइंट, पिच पॉइंट, ठीक है, पिच पॉइंट भी मैंने बताया। पिच पॉइंट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया। पिच पॉइंट क्या होता है? पिच पॉइंट जहां पर जब ये वाला पिच सर्किल, दूसरे वाला जो गियर है उसका जो पिच सर्किल है, उसका पिच सर्किल ऐसे गुजरेगा। समझ गए? जब भी दो टीथ एक दूसरे से रोलिंग मोशन करते हैं ना, अब भाई कांटेक्ट होगा। अब जब कांटेक्ट होगा तो ये वाले गियर का पिच सर्किल दूसरे वाले गियर के पिच सर्किल से कांटेक्ट होते हुए जाएगा। पिच सर्किल ही कांटेक्ट करते हैं। समझ गए? जो पिच सर्किल होता है उन्हीं के बीच में कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो पिच पॉइंट होगा, वो पिच पॉइंट क्या होता है? पिच पॉइंट इज द जो दो पिच सर्किल है उनके बीच में जो पॉइंट है, जो रोलिंग मोशन जहाँ पर पॉइंट बन रहा है, वो हो गया पिच पॉइंट। समझ गए? पिच पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्किल। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट होता है दो पिच सर्किल के बीच में, वो हो गया हमारा पिच पॉइंट। अब पिच सरफेस। अब भाई पिच सरफेस क्या? अब ये पिच सर्किल है, ये पिच सर्किल है, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस हो गया पिच सरफेस। क्या हो गया? पिच सरफेस। ठीक है। अब ये तो सामने से हम देख रहे हैं तो पिच लाइन है, पिच सर्किल है। भाई इसकी जो विड्थ है वो पिच सरफेस बनाएगी। समझ गए? इसकी विड्थ क्या बनाएगी? पिच सरफेस बनाएगी। तो ये एक टाइप का सरफेस हो जाएगा। ये वाला जो सरफेस हो गया पिच सरफेस हो गया। समझ गए? क्या बनाएगी? पिच सरफेस। देखो ये वाला सरफेस, ये बनाया सरफेस, ये हो गया पिच सरफेस। ठीक है, क्या हो गया? पिच सरफेस। अब पिच सरफेस भी हो गया। ठीक है, ये वाला सरफेस ना, ये हो गया पिच सरफेस। ये टूथ का जो सरफेस है ये हो गया पिच सरफेस। जैसे ये सरफेस, टूथ पिच सरफेस। ठीक है, ये पिच सरफेस। ओके। अब प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। प्रेशर एंगल मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले लेक्चर में। प्रेशर एंगल कैसे है कि जब दो पिच सर्किल है, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखो ये दो है, ये सेंटर है, चमक रहा है ना? हाँ, ठीक है। ये दो गियर का, ये एक गियर ये है का शाफ्ट, एक गियर की शाफ्ट ये है। ठीक है, ये इस वाले गियर का पिच सर्किल है, ये इस वाले गियर का पिच सर्किल है। जैसे मैंने कहा था पिच सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पिच सर्किल इज द क्या है? पिच पॉइंट। ये पिच पॉइंट हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि पिच सर्किल से ऊपर हमारा क्या होता है? बेस सर्किल। ये क्या है? बेस सर्किल। क्या है? बेस सर्किल। ठीक है, अब इस बेस सर्किल पे हम क्या बनाते? एक नॉर्मल, यहाँ पर ये देखो नॉर्मल डलता है, और यहाँ इस वाले बेस सर्किल पे मैंने ये पहले बता रखा है आपको। ठीक है, और इस बेस सर्किल से होते हुए एक कॉमन लाइन जाती है जो टेंजेंट होती है किसके? बेस सर्किल के। यही लाइन होती है लाइन ऑफ एक्शन वाली। समझ गए? और ये लाइन ऑफ एक्शन वाली लाइन होती है, ये एंगल बनाती है कितना? और ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये बनता है, इसे कहते हैं
प्रेशर एंगल या एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है, प्रेशर एंगल या एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, समझ गए। अब हो गया अडेंडम की बात। भाई ये तो अडेंडम सर्किल है, ये पिच सर्किल है, तो मैं यहां पर अडेंडम सर्किल भी, ये कौन सा सर्किल है, अडेंडम सर्किल, कौन सा, अडेंडम, जैसे डिडेंडम, डिडेंडम वैसे ही अडेंडम, अडेंडम सर्किल, ठीक है। तो अडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच के डेप्थ को हम कहते हैं अडेंडम, ठीक है। और ऐसे ही पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच की, पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच की डेप्थ को क्या कहते हैं, डिडेंडम, डिडेंडम, ठीक है। अब अडेंडम सर्किल और सर्कुल, ठीक है। अब आए सर्कुलर पिच। अब सर्कुलर पिच क्या होता है, देखो सर्कुलर पिच क्या होता है, पिच तो आपको पता है, पिच क्या होता है, एक पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट, जैसे कि यहां मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो दूसरा वाला गियर है उसके बीच की डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्किल, अलोंग द पिच सर्किल, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, पिच अलोंग द पिच सर्किल की बात कर रहा हूं, मतलब कि ये हो गया सर्कुलर पिच, ये वाला सर्कुलर पिच क्या हो गया, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल फ्रॉम ए पेयर ऑफ वन टीथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द एडजेसेंट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये एडजेसेंट पॉइंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग, जिस इस गियर में जो पॉइंट यहां पर है वही इस गियर में पॉइंट यहां पर है। अगर मैं यहां पर पॉइंट लूं तो पिच सर्किल इस गियर यहां पर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया, तो ये वाला पिच सर्किल हो गया, ठीक है। अब चाहे तुम पॉइंट यहां ले लो और यहां ले लो, ये वाला पिच सर्किल हो, सर्कुलर पिच हो गया, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टूथ, समझ गए, तो वो क्या सर्कुलर पिच। तो और सर्कुलर पिच में अगर आप बात करो, इसको डिनोट किससे करते हैं, पीसी से डिनोट करते हैं, पीसी सर्कुलर पिच। और ये इसकी डेफिनेशन होती है पाई डी वाई टी। डी क्या हो गया, पिच सर्किल डायामीटर, डी क्या है, पिच सर्किल, जो ये पिच सर्किल है उसका डायामीटर, टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो सर्कुलर पिच कैसे निकालते हैं, पाई डी वाई टी, ठीक है। और डी पाई डी वाई टी हो गया। अब आ गया, और देखो, और जब भी दो टीथ, दो गियर पावर ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, एक गियर ये है, एक गियर इसके ऊपर है, अब जब दोनों मैश करेंगे, मैशिंग होगी तो पावर ट्रांसमिट होगा या मोशन ट्रांसमिट होगा, तो उनके सर्कुलर पिच, मैंने कहा सर्कुलर पिच का एक कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, यहां पर सर्कुलर पिच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दो मैशिंग गियर जब भी पावर ट्रांसमिट करेंगे उनके सर्कुलर पिच सेम होंगे, मतलब कि अगर एक का सर्कुलर पिच PC1 इक्वल टू पाई D1 बाई T1 है और दूसरे का सर्कुलर पिच पाई D2 बाई T2 है, तो PC1 इज इक्वल टू PC2 व्हेन टू गियर्स आर पावर ट्रांसमिट, मतलब कि एक गियर दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिट कर रहा है या दोनों मैश हैं, तब सर्कुलर पिच दोनों के इक्वल होंगे, सर्कुलर पिच दोनों के इक्वल होंगे। क्योंकि भाई जब वो एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक गियर दूसरे को पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो सर्कुलर पिच, भाई सर्कुलर पिच सेम रहेगा, मतलब डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल फ्रॉम वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ, ठीक है। तो सर्कुलर पिच सेम रहेगा, तो जिससे क्या निकल के आएगा, पाई D1 बाई T1
तो d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2 निकल के आएगा। समझ गए? एक तो ये हो गया। अब होता है डायमीट्रल पिच। अगर हम बात करें डायमीट्रल पिच की, तो डायमीट्रल पिच क्या होता है? देखो ये डायमीट्रल पिच बताता हूँ यहाँ पर। सर्कुलर पिच को तो पीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पिच को हमने पीसी से डिनोट करा। अब डायमीट्रल पिच को हम किससे डिनोट करते हैं? पीडी से। किससे डिनोट करते हैं? पीडी से। ये क्या होता है? टीथ डिवाइड बाय डायमीटर, और ये इंच में, TYD इन इंच। और ये इंग्लिश सिस्टम में हम यूज करते हैं, मतलब कि जो डायमीट्रल पिच है ना, वो इंग्लिश सिस्टम में यूज़ किया था कि तभी वो इंच में लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश सिस्टम में अगर आप इंग्लैंड चले जाओ तो वहाँ की जो किताबें हैं ना, वहाँ सब इंच ये सब चलता है। इंच हो गया, किलोग्राम वगैरह में चलता है, वहाँ सब सीजीएस पद्धति में इंच में चलता है, और तुम्हारा डाइन में ये सब में चलता है, ठीक है। फोर्स LBF ये सब इंच, इन सब LBM, इन सब चीज़ों में LBS, तो इन सब में चलता है वहाँ। तो ये इंग्लिश सिस्टम में हम यूज करते हैं डायमीट्रल पिच। इंडिया में क्या यूज करते हैं? इंडिया में हम मॉड्यूल यूज करते हैं, वो उसी का भाग है, सेम है। इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ आपको मॉड्यूल नहीं मिलेगा, वहाँ आपको डायमीट्रल पिच मिलेगा। यहाँ इंडिया में अगर आप ज़्यादा देखते हो मॉड्यूल M, ठीक है, मॉड्यूल M देखते हैं ना, तो वो क्या होता है? M इक्वल्स टू DYT। तो यहाँ पर क्या होता है? MM में। तब उल्टा करते हैं, M इक्वल्स टू DYT करते हैं, और वहाँ TYD लिखते हैं। वो इंच में करते हैं, हम MM में करते हैं। तो मॉड्यूल आपको पता है कि MM में आता है, और TYD इंच में आता है। मीनिंग दोनों का सेम है। मीनिंग क्या है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर्स। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टीथ, जो सर्किल का डायमीटर है उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ है, ये डिसाइड करता है। मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है, मॉड्यूल का और आपका प्रेशर एंगल का। मॉड्यूल और प्रेशर एंगल से आप टीथ को डिफाइन करते हो, मतलब टीथ को आप बता दो कि इस प्रेशर एंगल का है तो ये वाला टीथ है, ठीक। अब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का टीथ तो है, उसमें भी कई सारे प्रेशर एंगल के टीथ होते हैं। 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल, ठीक है, फुल डेप्थ, स्टब टूथ, मतलब उसमें मॉड्यूल का रोल आता है। मॉड्यूल कैसे? मॉड्यूल का क्या करता है कि एक अगर मान लो एक 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का कोई गियर है, ठीक है, उसमें कितने टीथ होंगे, तो मॉड्यूल बताया कैसे कि अगर किसी का मॉड्यूल इतना है, किसी का मॉड्यूल इतना है तो उसमें उतने डायमीटर में इतने टीथ आएंगे, तो उसका शेप पता चल जाता है कि अच्छा इतने डायमीटर में इतने टीथ, तो और किसी को पता चलेगा कि हाँ इतना डायमीटर है तो इसमें इतने टीथ होंगे। किसी को पता चलेगा कि अच्छा इतना डायमीटर है तो इसमें इतने टीथ होंगे। किसी में कोई ज़्यादा बड़ा डायमीटर है तो उसमें टीथ ज़्यादा होंगे, कि कम डायमीटर है तो कम टीथ होंगे, उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा, तो उससे पता चलता है। समझ गए? तो मॉड्यूल हमको क्या बताता है? M इक्वल्स टू DYT। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं, पिच सर्किल डायमीटर, ये जो डायमीट्रल पिच है और ये मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड होते हैं। इनका स्टैंडर्ड है, कोई भी ऐसे उठा के नहीं मिलता है, या तो मॉड्यूल 1 का होगा 1.25, क्योंकि उसी हिसाब से भी गियर का भी डिजाइन फिक्स, उसमें गियर में इतने मॉड्यूल का अगर तुमको पता चलेगा कि इतने मॉड्यूल 1.25 मॉड्यूल का मुझे गियर चाहिए, 1.25 मॉड्यूल का गियर, तो उसमें फिक्स होंगे, टीथ इतने होंगे, डायमीटर इतना होगा, वो आपको उठा के दे देगा। तो उससे क्या होता है, अगर इंटरचेंजेबिलिटी आपने नाम सुना होगा कि हाँ आप कोई इस मॉड्यूल का गियर आपने लगाया है तो वो उसी एक डिफाइन होगा ना कि हाँ इसी मॉड्यूल का गियर इसके साथ मैच करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। अब वो पता अच्छा ये तो आप देख के पता अच्छा इतना मॉड्यूल है, चलो इतने वाले मॉड्यूल का गियर लेके आओ मार्केट से, हाँ उसमें लिखा होगा कि हाँ इतने मॉड्यूल का गियर चाहिए तभी ये अच्छे से पावर ट्रांसमिट करेगा। अगर आपको पता ही नहीं चला कि भाई कितने, आप कोई से भी उठा के ले आओगे यार तो मैच ही नहीं कर रहा, बार बार देखो क्या कौन सा वाला लाए, तो स्टैंडर्ड है सबके, समझ गए? स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मैच करोगे, इंटरचेंजेबिलिटी उसी हिसाब से तो आती है कि हाँ इतने प्रेशर एंगल का गियर चाहिए और इतने मॉड्यूल का, समझ गए? प्रेशर एंगल 20 डिग्री है
और मॉड्यूल इतना है, 1.25 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, इतने मॉड्यूल का गियर तब पावर ट्रांसमिट होगी। सबके इंटरचेंज समझे। अगर ये सब स्टैंडर्ड बना रखे हैं ना, ताकि कोई एक गियर खराब हो गया तो आप बाजार पर स्टैंडर्ड देखो, फटाफट उठा के लेके आओ और पावर ट्रांसमिट हो सके। तो वो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये मॉड्यूल हो गया। क्लियरेंस मैंने बता दिया, ये हो गया। टोटल डेप्थ जो मैंने कहा, टूल की जो डेप्थ है, वर्किंग डेप्थ जो हो गई, ये भी हो गया। टूथ की थिकनेस, अब भाई टूथ की कोई थिकनेस, इसकी भी तो थिकनेस होगी कुछ ना कुछ, तो थिकनेस क्या है, देखो ये है थिकनेस, ये थिकनेस हो गई। ये तो मैंने क्या बताया था कि सर्कुलर पिच यहाँ से लेके यहाँ तक। अब टूथ की थिकनेस क्या है, ये है भाई, इतना मोटा टूथ है अलोंग द सर्कुलर पिच सर्किल अलोंग द, हम चेक करेंगे कितनी डिस्टेंस है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल, और ये बताएगी टूथ की डेप्थ, टूथ की थिकनेस। अब ये तो टूथ की थिकनेस बता दी। अब टूथ का स्पेस, टूथ स्पेस क्या होता है भाई, जो वाला दूसरा गियर है वो इसमें फिट होगा तो भाई उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए। तो वो जो स्पेस हम टूथ का स्पेस कहते हैं, वो यही स्पेस है। कौन सा स्पेस, ये वाला, ये स्पेस है ना, यहाँ पर इसी स्पेस में तो टूथ फिक्स होगा, तो इसे हम कहते हैं टूथ का स्पेस। क्या कहते हैं, टूथ का स्पेस, ठीक है। अब फेस ऑफ द टूथ और फ्लैंक ऑफ द टूथ, अब देखो फेस टूथ का फेस हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन, पिच सरफेस से ऊपर वाला जितना पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं फेस, और पिच सरफेस से नीचे वाला जितना पोर्शन होता है, पिच सरफेस से नीचे वाला जितना पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं फ्लैंक। समझ गए, क्या कहते हैं, फ्लैंक। अब टॉप लैंड है भाई, ये जो इसे कहते हैं टॉप लैंड, जो ये टूथ होता है ना, उसका जो टॉप पार्ट होता है, टूथ का टिप जिसे कहते हैं ऐसे, और इसका जो ये सरफेस है इसको टॉप लैंड कहते हैं। और ऐसे ही नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला भाई, यहाँ पर भी तो पोर्शन होगा एक, इसको कहते हैं बॉटम लैंड, इसको बॉटम लैंड कह देते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन, ये क्योंकि सरफेस बना हुआ है तो ये वाला, तो ऐसे ही ये वाला पोर्शन भी बॉटम लैंड होगा, ठीक है। अब एक अगर फेस की विड्थ, अब भाई ये फेस है, अब इसकी विड्थ क्या है, ये फेस तो गई, ये विड्थ, ये भाई ये फेस है ना, तो इसकी विड्थ ये है ना, विड्थ ये फेस की विड्थ, तो ये क्या हो गई, फेस की विड्थ। समझ गए। अब ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे जो गियर है इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में, ये सब चीज़ें हैं। और चीज़ कोई रह गई है मैं देख लेता हूँ। देखो गियर रेशियो की मैं अगर बात करूँ, गियर रेशियो होता है कैपिटल टी बाई स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल गियर रेशियो में अगर बता दूँ, जी से डिनोट करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी हम कह लेते हैं जो बड़ा वाला गियर होता है, जिसे हम गियर कहते हैं। स्मॉल टी हम कहते हैं पिनियन। जब भी मैं पिनियन कहूँगा तो इसका मतलब वो छोटा गियर है, ठीक है, छोटा है। और जब भी मैं कैपिटल टी, हम गियर की बात करते हैं तो गियर और पिनियन, समझ रहे। तो गियर होता है जो बड़ा वाला टीथ है उसमें ज़्यादा टीथ होंगे, पिनियन में कम टीथ, तो कैपिटल टी ग्रेटर देन, गियर रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है। गियर रेशियो हो गया, मॉड्यूल हो गया, हाँ, एक चीज और है, मैंने ये लाइन ऑफ एक्शन भी बता दिया था, प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। एक है बैकलेस जिसे हम कहते हैं बैकलेस क्या होता है, टूथ, देखो क्या होता है, टूथ का स्पेस, बैकलेस क्या होता है, देखो यहां पर बैकलेस,
बंद हो गया था अपने आप, ठीक है। बैकलेस क्या होता है? टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस बैकलेस। टूथ स्पेस मैंने क्या बताया था? ये वाला टूथ स्पेस ये बताया था, और टूथ थिकनेस ये। तो जो दूसरा गियर है जो ऊपर से इसमें मैच होगा, जो इंगेज होगा, जो इससे मैच होकर पावर ट्रांसमिट करेगा, तो उसका जो टूथ थिकनेस है इसके टूथ स्पेस में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट मैच नहीं, क्योंकि देखो अगर जो इसका जो टूथ थिकनेस है, जो ऊपर वाला गियर आएगा, ये टूथ थिकनेस इतनी थिकनेस का आएगा, और उसी अब यहाँ पर आपको चाहे छोटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको टूथ स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ टूथ का थिकनेस ज़्यादा है, पर नहीं, इक्वल होगा। जितना यहाँ पर टूथ थिकनेस है उतना ही यहाँ पर टूथ स्पेस भी होना चाहिए एग्जैक्ट। तो उससे क्या होगा? अगर एग्जैक्ट होगा तो पावर ट्रांसमिशन करने में स्मूथ ऑपरेशन स्मूथली होगा, समझ रहे हो। वरना अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया तो घुस नहीं पाएगा, समझ गए। और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि जैसे थोड़ा सा भी, अगर आपको पता है कि थोड़ा सा भी किसी को स्पेस मिलता है, और उसके जैसे ये टूथ का एक टूथ का पार्ट ये है, एक टूथ ये है, अब थोड़ा सा भी स्पेस आपको मिलेगा तो आप जब पावर ट्रांसमिट करोगे, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, पावर ट्रांसमिट करोगे तो थोड़ा सा भी स्पेस आपको मिलेगा तो पहले टकराएगा फिर जाएगा, समझ लो। हर बार थोड़ा सा भी स्पेस आपको मिला तो पहले टकराएगा फिर जाएगा, टकराएगा जाएगा, तो उससे क्या होगा? इम्पैक्ट होगा, जर्क उत्पन्न होगा, आपका वाइब्रेशन होगा, तो भाई वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ऐसा हो कि बिल्कुल किसी टाइप का स्पेस ना रहे, आराम से स्मूथली ऑपरेशन हो, समझ गए। और ज़्यादा कम भी ना हो, कम हो जाएगा तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा अंदर को, तो कहाँ से क्या कहते हैं, एक टाइप का फिक्स हो जाएगा, और आपका होता नहीं क्या कहते हैं, घूम नहीं पाएगा, बंद हो जाएगी आपकी जो भी ऑपरेशन है, समझ रहे हो। तो बैकलेस एक बहुत अहम रोल अदा करता है इन ऑपरेशन में, टूथ के गियर के ऑपरेशन में, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो गियर टर्मिनोलॉजी में इतना ही था, मुझे लगता होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए